नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिनेश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंपल टेक्स विद सीए दिनेश पर। दोस्तों, मैंने लास्ट जो लेक्चर मेरा आया है उसमें हम लोगों ने सेक्शन 16 शुरू किया था सीजीएसटी एक्ट 2017 का, जो कि हमारा बात करता है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन ऑफ क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके हमने सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 लास्ट वीडियो में हमने कवर किए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाकर के उसे चेक कर सकते हो। उसमें मैंने डिटेल में सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 बताया, जिसमें मैंने उसकी कंडीशन बताई है कि हमारे पास में कंडीशंस क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए। दोस्तों, उसके बाद में मैंने उसमें वैसे जल्दी जल्दी बता दिए थे, दो प्रोवाइजो भी आपको बताए थे। आज हम उसी प्रोवाइजो की बात करेंगे। दोस्तों, इसके बाद में सबसेक्शन 2 के बाद में मैंने एक्सप्लेनेशन बता दी। उसके बाद में दो प्रोवाइजो है सबसेक्शन 2 के बाद में। प्रोवाइजो 1, प्रोवाइजो 2। ये प्रोवाइजो 2 जो है ना, इसी का एक सब प्रोवाइजो फिर एक और आ जाता है। तो तीन है, कहने को तीन है और है ये दो ही, ठीक है। दोस्तों, सब इसका जो पहला प्रोवाइजो है, दूसरा प्रोवाइजो, और ये इसी से रिलेटेड है, जो इसके वाले से ही इसी का ही एक्सटेंशन पार्ट है, ठीक है ना, एक्सटेंडेड पार्ट है इसका। तो पहला प्रोवाइजो बात करता है, वो ये बोलता है, जैसे कि मैंने आपको सबसेक्शन 2 में बताया था कि हमारे को गुड्स या सर्विस रिसीव हो जानी चाहिए, ये कंडीशन थी सबसेक्शन 2 की इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए। बट अगर मान लीजिए आपने कोई मटेरियल आपके पास में लॉट्स में आ रहा है, मींस आपने मान लीजिए एक बड़ा मटेरियल का ऑर्डर दिया था, रॉ मटेरियल का। आपके पास में वो गुड्स एक बार में ना आकर के कुछ कुछ पार्ट में आता जा रहा है। मान लीजिए आपने 50 टन का ऑर्डर दिया, आपके पास में वो मटेरियल 10-10 टन करके 5 लॉट में आने वाला है। इसमें से 2 लॉट आपके पास में आ गए, 3 लॉट अभी बचे हुए हैं। तो कंडीशन तो आपकी पूरी हुई कि आपके पास में गुड्स रिसीव हो गया। हाँ भाई, रिसीव हो गया, क्योंकि सबसेक्शन 2 में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि पूरा गुड्स रिसीव हो जाए, नीचे उसमें बोला था रिसीव, ही रिसीव द गुड्स और द सर्विसेज, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। उसमें जो लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि आपके पास में गुड्स या सर्विस को रिसीव हो जाना चाहिए, उसमें लॉट की बात नहीं कर रहा था। पर अब उसमें गड़बड़ कर सकते थे भाई लोग, दिमाग उल्टा चलता ही है। भैया मटेरियल लॉट में है थोड़ी, उसमें कुछ लिखा थोड़ी है। एक भी लॉट अगर थोड़ा मटेरियल भी मेरे पास रिसीव हो गया तो मैं एलिजिबल हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट करने के, क्लेम करने के लिए। क्यों? इनवॉइस मेरे पास है, जीएसटी ईयर 1 में पार्टी ने फाइल कर दिया, 2B में मेरे रिफ्लेक्ट हो गया, पार्टी ने टैक्स पे भी कर दिया। गुड्स मेरे पास में चाहे भले ही थोड़ा रिसीव हुआ, रिसीव हो गया, कंडीशन सारी पूरी है मेरी, मैं इनपुट क्लेम कर लेता हूं। पर नहीं, क्योंकि उसमें गड़बड़ करता, वो गवर्नमेंट को धोखा दे सकता था। वो क्या करता, थोड़ा सा रिसीव हुआ, उसने पूरा इनपुट क्लेम किया, सामने वाली पार्टी से बात करी, भाई जो भी है कुछ कमीशन वगैरह करके हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं आपस में, बाकी गुड्स बेचने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने क्या बोला, आईटीसी मिलेगा, आईटीसी क्लेम, बट if the material received in lot, if the material received in lot, then the ITC claim only after receiving, only after receiving of final lot। ठीक, पहला प्रोवाइजो मीन्स आप आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो, आप इनपुट मिल जाएगा, मना नहीं कर रहे, लेकिन इनपुट आप क्लेम जब करोगे जब आपके पास में फाइनल लॉट, आपका कंसाइनमेंट का फाइनल लॉट आपको रिसीव हो जाएगा। समझ में आई? मींस अगर 50 टन का मटेरियल था, 5 बार में आने वाला था 10-10 टन करके, तो जब लास्ट 10 टन का मटेरियल आपके पास में फाइनल लॉट आप रिसीव कर लेंगे, जैसे ही आपका फाइनल लॉट आपके पास में आया, आपने जीआरएन करी, अपनी बुक्स में एंट्री करी, आप इनपुट एलिजिबल हो गए, आप इनपुट क्लेम कर लो। ठीक है, समझ में आया? इसका डिटेल में अभी आपको लॉ के अंदर जो बेयर एक्ट में क्या लिखा हो वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी आप खाली समरी समझिए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। इनपुट क्लेम होगा, मिलेगा, लेकिन जब फाइनल लॉट आपके हाथ में रिसीव हो जाएगा, देन आप एलिजिबल हैं, आप इनपुट क्लेम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। पहला प्रोवाइजो समझ में आया आपको? ठीक है, फर्स्ट प्रोवाइजो इज क्लियर। देन उसके बाद में अगला वो बोलता है प्रोवाइजो फर्दर, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट। अब आप एक चीज समझिएगा, आपने एक बिल लिया 1/4/2025 को, एक बिल आया, आईटीसी था, हाथी था,
इनवॉइस मिल गया, बिल्कुल मिल गया। उसमें इनवॉइस में आईटीसी था, हाँ आईटीसी था। पार्टी ने आउटवर्ड सप्लाई जो बनता है उसका, जो आउटवर्ड स्टेटमेंट बनती है, क्या उसने जीएसटीआर 1 फाइल करी सप्लायर ने? हाँ जीएसटीआर 1 भी फाइल कर दी। टैक्स पे किया उस पार्टी ने, हाँ टैक्स भी पे कर दिया उसने 3B के थ्रू। आपके 2B में आया, हाँ बिल्कुल आया। गुड्स रिसीव हो गया, बिल्कुल रिसीव हो गया। कंडीशन फाइनल लॉट की थी, कोई बात नहीं, फाइनल लॉट वाला भी रिसीव हो गया, कंडीशन पूरी हो गई। बट रिसिपिएंट ने इनपुट क्लेम कर लिया और उसकी पेमेंट नहीं करी, पेमेंट नहीं करी रिसिपिएंट ने। रिसिपिएंट नॉट पेड अमाउंट टू सप्लायर, सप्लायर को पेमेंट नहीं करी, ठीक है। और 180 डेज हैज बीन क्रॉस्ड, 180 डेज क्रॉस्ड, 180 दिन क्रॉस भी हो गए, रिसीवर ने पेमेंट नहीं करी। ये प्रोवाइजर इसी से बात करता है और ये भी उसी से रिलेटेड है। समझना क्या कह रहा हूं मैं? गवर्नमेंट ये बोल रही है या डिपार्टमेंट ये बोलता है कि आपने अगर कोई बिल आपके पास में आया, आपने अपना बिल सब कुछ कंडीशंस पूरी थी, आपने उसका आईटीसी क्लेम कर लिया, आपको वो जो बिल आया उसकी पेमेंट विद इन 180 डेज आपको सप्लायर को करनी थी। विद इन 180 डेज सप्लायर को वो पेमेंट करनी थी, लेकिन आपने 180 दिन का पीरियड बीत गया, आपने पेमेंट नहीं करी। बहुत से बंदे ये चीज मिस कर जाते हैं। डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है, फिर वो ढूंढते हैं भाई ये क्यों नोटिस आया, मेरे पास में सब कुछ ठीक था, आईटीसी मैंने सही क्लेम किया, गुड्स मेरे पास थे, इनवॉइस मेरे पास था, ये कंडीशन कैसे मिस हो गई? ये मिस हो जाती है 180 दिन की, ये आपको ध्यान रखना होता है। आप अगर अपनी बुक्स लिख रहे हैं तो अपने बुक्स के अंदर आपको अपने हमेशा चेक करके चलना है कि भाई कोई भी पेमेंट जो हम जिसके ऊपर इनपुट क्लेम किया है, क्या वो 180 दिन क्रॉस तो नहीं कर रही? क्योंकि अगर वो 180 दिन क्रॉस कर गई तो गवर्नमेंट कहती है इस आईटीसी को रिवर्स करो, आईटीसी रिवर्स्ड, इस आईटीसी को रिवर्स करो। कितने अमाउंट से? टैक्स प्लस इंटरेस्ट। टैक्स तो लेंगे ही लेंगे वापस, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो भी दो, और वो इंटरेस्ट भी जब भी से चार्ज कर लेंगे पीछे पीरियड से, क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं था आप लोगों के लिए, आपने इनपुट क्लेम कर लिया, एलिजिबल तो थे ही नहीं, ठीक है। तो ये प्रोवाइजो यही बोलता है कि भाई अगर कोई आईटीसी आपके पास में ऐसा है जो आपने क्लेम किया और जिसकी पेमेंट आपने 180 दिन के अंदर सप्लायर को नहीं करी, तो आपको वो आईटीसी विद टैक्स एंड इंटरेस्ट आपको रिवर्स करना है अपनी जीएसटीआर 3B के अंदर, ठीक है। तो मैं एक बार लॉ लैंग्वेज पढ़ देता हूं, दिखाऊंगा मैं भी आपको कि डिटेल में क्या लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। इसमें इसने बोला ये रहा, provided further that where a recipient fails to pay, means recipient ने पेमेंट नहीं करी, fails to pay to the supplier of goods or service or both other than supplies on which tax is payable on RCM, इस केस में RCM कवर नहीं होगा, RCM कवर नहीं होगा इस प्रोवाइडर में। क्यों? आरसीएम के केस में क्या है, सामने वाली पार्टी ने कोई टैक्स तो नहीं पे किया ना अपनी जेब से, उसने क्या करा, उसने तो आपको बिल दे दिया। तो गवर्नमेंट कहती है आरसीएम के केस में नहीं, आरसीएम तो आपको ही जमा करना और आपको ही इनपुट क्लेम करना। हो सकता है वो क्लेम करने वाला है तो आप क्लेम कर लो, नहीं एलिजिबल है तो बात ही खत्म हो गई, आपको तो जमा करना आउटपुट के थ्रू। आरसीएम के केस में नहीं, नॉर्मल आईटीसी। कौन सा? नॉर्मल आईटीसी मींस एफसीएम केस, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाला, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का नहीं, ठीक है ना। टैक्स रिवर्स करना होगा। मैं आगे बढ़ता हूं। goods or service or both other than on which the tax is payable on RCM basis the amount towards the value of supply, तो जो वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात कर रहा है यहाँ पे, along with tax payable thereon within a period of 180 days 180 days from the date of issue of invoice by the supplier। और डेट भी कौन सी बोला उसने, डेट भी कौन सी बोली है, डेट बुक्स में एंट्री की डेट नहीं बात कर रहा, वो डेट की बात कर रहा है। कौन सी? इनवॉइस डेट। मींस ये इनवॉइस डेट अगर थी तो यहां से 180 दिन काउंट होंगे। आप कहते हैं मैंने तो एंट्री 15/4 को करी है बुक्स के अंदर, 15/4 को एंट्री हुई नहीं,
इनवॉइस डेट, जब सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया उस डेट को कंसीडर करेंगे 180 डेज कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, आगे क्या बोला उसने, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर अमाउंट इक्वल टू इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल, जितना आपने आईटीसी क्लेम कर लिया, जो मैंने बताया आईटीसी यानी कि टैक्स जितना क्लेम किया, by the recipient shall be paid by him along with interest payable under section 50। और सेक्शन 50 में जो इंटरेस्ट की बात करता है प्लस इंटरेस्ट, दोनों चीजें आपको देनी है इन सच मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब, जैसा भी रूल्स में लिखा हुआ है। तो ये समझ में आया, मैंने रीड कर दिया है, अभी मैं डिटेल आपको एक बार दिखाऊंगा बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है। मींस आईटीसी, अगर कोई भी ऐसा अमाउंट है आईटीसी का जिसका बिल आपके पास में आया तो और आपने 180 दिन में पेमेंट नहीं करी, 180 दिन भी कहां से, डेट ऑफ इनवॉइस से 180 दिन काउंट कर लो, अगर आपने पेमेंट सप्लायर को नहीं करी तो वो आईटीसी प्लस इंटरेस्ट, आईटीसी इंटरेस्ट के साथ में आपको रिवर्स करना है, लेकिन आईटीसी भी कौन सा, जो कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का और नॉर्मल वाला आरसी वाला कंसीडर नहीं होगा इसमें। यहां तक क्लियर है। अब आपके मन में सवाल उठना चाहिए वैसे तो, किस तरह, अगर ये रिवर्स कर दिया हमने, मान ले तो कॉस्ट बढ़ गई, अब अगर हम ये अगले साल में हम लोग पे कर दे, पेमेंट हो गई, मान लीजिए पे कर दिया अमाउंट आफ्टर 180 डेज पेड, तो क्या वो इनपुट मिलेगा हमारे को? जेन्युइन क्वेश्चन है। आईटीसी रिवर्स तो करा दिया गवर्नमेंट ने कि 180 दिन में पेमेंट नहीं करी, आप रिवर्स कर दो इसको। अगर हम 180 दिन के बाद में वो पेमेंट कर देते हैं, तो क्या ये इनपुट हमें अलाउ हो जाएगा? तो हाँ, ये इनपुट आपको अलाउ हो जाएगा, इनपुट अलाउड, अलाउड व्हेन एक्चुअल अमाउंट पेड टू द सप्लायर। ठीक, जब आप एक्चुअल में अमाउंट पे कर देंगे तब आपको वो इनपुट अलाउ कर दिया जाएगा। ये हमारा इसका अगला प्रोवाइजो था जो मैं कह रहा था, इसका ही एक्सटेंडेड पार्ट है। पहले में वो बोल रहा है 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी तो आप उसको रिवर्स करो विद इंटरेस्ट, और जब आप उसकी एक्चुअल में पेमेंट करोगे आप उसको क्लेम कर लेना, आपको अलाउ हो जाएगा आईटीसी एक्चुअल में, लेकिन इसमें इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, आईटीसी आपको अलाउ हो जाएगा, जो टैक्स पोर्शन था वो आप अलाउ हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, समझ में आया? मैं एक बार इसको भी रीड कर देता हूं, विधान में दिखाऊंगा आप लोगों को। प्रोवाइडेड आल्सो दैट द रिसिपिएंट shall be entitled to avail of the credit of input tax on payment made by him of the amount towards the value of supply of goods or service or both along with tax payable thereon। ठीक, मींस ये अलाउ हो जाएगा जब आप एक्चुअल में पेमेंट कर दोगे, और पेमेंट भी सिर्फ बिल की टैक्सेबल वैल्यू नहीं, विद टैक्स, एक्चुअल अमाउंट पेड विद टैक्स। ये नहीं कि आप सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू पे कर दे, नहीं, विद टैक्स, यानी कि जो इनवॉइस वैल्यू थी वो जब आप पेमेंट कर देंगे देन आपको ये अलाउ कर दिया जाएगा। दो कंडीशन समझ में आई है प्रोवाइजो। पहला, जब लॉट्स में मटेरियल रिसीव हुआ है, तब जब फाइनल लॉट आपको रिसीव होगा तब आपको वो इनपुट क्लेम करना है, उससे पहले नहीं करना, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि इसके बेसिस पे भी डिपार्टमेंट नोटिस दे सकता है, अभी तक दिया नहीं है, लेकिन अगर डिपार्टमेंट जाग गया और उसने अगर डिटेल में आपका ऑडिट करना शुरू किया, खंगालना शुरू किया, तो ये कंडीशंस भी चेक कर सकता है डिपार्टमेंट। वो तो है कि ये लोग डेपुटेशन पे होते हैं तो इतना डिटेल में नहीं जाते, बट अगर डिपार्टमेंट अपने पे आ जाए और डिटेल में जाना शुरू कर दे तो ये गलतियां अगर पकड़ में आ गई तो डिपार्टमेंट इसको पकड़ के आपके ऊपर टैक्स विद इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकता है, वो डिमांड निकाल सकता है इस केस में। सेम इस केस के अंदर अगर 180 दिन की कंडीशन अभी तक आप नहीं देख रहे थे तो प्लीज इसे देखना शुरू कर दें। अपनी जब बुक्स आप देखते हैं, जब भी आप इनपुट क्लेम करने जा रहे हैं, आप देखिए और पीछे का भी चेक कीजिए, जो इनपुट आप क्लेम कर चुके हैं उसकी पेमेंट कब हुई है। अगर आपका सिस्टम ईआरपी इतना इनेबल नहीं है या आप कोई अदर सॉफ्टवेयर लाइक टैली यूज कर रहे हैं, जो हो यूज कर रहे हैं, तो आप उसमें अपने जो भी आपका सप्लायर है जिससे भी आपने वो सॉफ्टवेयर लगवा रखा है, आप उससे बात कीजिए कि भाई मेरे को ये कंडीशन निकाल के दो, कैसे निकलेगी सिस्टम से, ताकि मैं अपनी जो कंप्लाइंस है उसको पूरा कर सकूं, ताकि मैं डिपार्टमेंट के नोटिस से बच सकूं। इसके बेसिस पे भी डिपार्टमेंट नोटिस दे सकता है, विद इंटरेस्ट आपसे पेनल्टी चार्ज कर सकता है। ठीक है, ज्यादा क्लियर है? दो प्रोवाइजो आपको समझ में आ गए। अब आते दोस्तों हम इसका अगला क्या है, अगला हमारा है सबसेक्शन 3। ठीक है, ये दो समझ में आ गए, मैं रब कर रहा हूं दोस्तों। सबसेक्शन 3 की बात करते हैं,
सेक्शन 16 के सबसेक्शन 3, एक चीज आप मुझे बताइएगा, जब हम फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, ठीक है, आपको पता होगा कि फिक्स्ड एसेट्स के केस में बिल्डिंग का हमें इनपुट क्लेम नहीं कर पाते, इनपुट का हम बिल्डिंग में इनपुट क्लेम नहीं कर पाते। पता होगा आपको, अगर आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में नहीं है, मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे नॉर्मल की बात कर रहा हूं, आप कोई एक सीए ऑफिस खोलने वाले हैं या आप एक सीएमए ऑफिस खोल रहे हैं, आपने क्या किया, आप सर्विस इंडस्ट्री में जाएंगे, आपने एक ऑफिस जगह ली, उसको कंस्ट्रक्ट किया, उसके ऊपर जो भी मटेरियल लगता है, आपका डस्ट है, ब्रिक्स है, सीमेंट है, आपके स्टील बार्स है, आपने खरीदे, आपने ऑफिस को बिल्ड किया, कंस्ट्रक्ट करवाया, बट जो भी मटेरियल आपने कंस्ट्रक्शन के लिए खरीदा, क्या उसका इनपुट आप क्लेम कर पाते हैं? नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि भाई आप सेम बिजनेस में नहीं है, ब्लॉक क्रेडिट है। मैं अभी सेक्शन जब 17 सेक्शन 17 पढ़ाऊंगा आपको, तब मैं बताऊंगा ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है, वो सेक्शन 17(5) की बात करता है। सबसेक्शन 3 सेक्शन 16 का ध्यान से समझिए। अब आपको इनपुट तो वो क्लेम नहीं होता, क्या आपको लॉस हो जाता है उस इनपुट का? सोच के बताइएगा, कमेंट करना इसका। मैं वैसे तो बता ही रहा हूं, लेकिन आप एक बार जो मैं बता रहा हूं आप प्लीज चेक भी कीजिएगा कि मैं सही बता रहा हूं, हो सकता है मेरे से गलती हो जाए, विनर हो सकता है, बट एक चीज ध्यान से समझना, क्या आपने जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की उसके ऊपर जो आपने टैक्स पे किया, क्या आपको उसका नुकसान एक्चुअल में हुआ? एक्चुअल में हुआ? अगर आप बिजनेस में हैं, ध्यान से सोचिएगा, अब मैं बताता हूं, एक्चुअल में आपको उस इनपुट का नुकसान नहीं हुआ, टैक्स की वजह से हो सकता है, टैक्स रेट चेंज हो जाए, टैक्स कम ज्यादा हो सकता है, इनकम टैक्स के अंदर लॉस हो सकता है, इनपुट जीएसटी के हिसाब से लॉस नहीं होता आपको। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? दोस्तों ये जो सबसेक्शन 3 है ना, ये यही बात करता है, ये बोलता है कि अगर कोई अमाउंट जो है टैक्स का, यानी कि जीएसटी का, टैक्स अमाउंट ऑफ जीएसटी का आपने डेप्रीशिएशन क्लेम कर लिया है, डेप्रीशिएशन क्लेम किया, डेप्रीशिएशन क्लेम कर लिया, देन you are not eligible to claim, you are not eligible to claim ITC of that part. समझ में आया? वो ये कहता है कि इनकम टैक्स का पुराना सेक्शन अभी इसमें लिखा हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट का 1961 ही चल रहा है इसके अंदर, जो बोल रहा है कि इनकम टैक्स एक्ट का जो बोल रहा है, वेयर दैट रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन द टैक्स कंपोनेंट, जो मैं बात कर रहा हूं, अगर टैक्स कंपोनेंट का यानी कि जीएसटी अमाउंट का अगर उसने डेप्रिसिएशन क्लेम कर दिया है, डेप्रिसिएशन क्लेम एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, अभी यही लिखा हुआ लॉ के अंदर, वैसे चेंज होना चाहिए, हो सकता है नेक्स्ट फाइनेंस एक्ट जो आया हमारा उसमें ये वर्डिंग को 1961 की जगह पे 2025 कर दे अभी, लेकिन यही लिखा हुआ है, ठीक, कि अगर कोई टैक्स पोर्शन का डेप्रिसिएशन आपने क्लेम कर दिया है of the cost of capital goods and plant and machinery under the provision of the Income Tax Act 1961, the input tax credit on the said tax component shall not be allowed. तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। यही सबसेक्शन 3 की बात है कि अगर आपने टैक्स कंपोनेंट का जो जीएसटी लगा हुआ था आपकी कैपिटल गुड्स में या प्लांट एंड मशीनरी के अंदर, उसके डेप्रिसिएशन का और उसके टैक्स कंपोनेंट का अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, तो आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। क्यों लेके आना पड़ा भाई? एक ही चीज को आप दो जगह नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं मैं आईटीसी क्लेम कर लूं, आपने अपने आईटीसी क्लेम किया, अपने आउटपुट टैक्स कम जमा करवाया, और दूसरी तरफ कह रहे हैं मैं इसको कॉस्ट में ऐड करके टैक्स भी कम दूं इनकम टैक्स का, तो दोनों चीज नहीं हो सकती, एक ही होगा, या तो आप आईटीसी क्लेम कर लो या फिर आप उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो।
अब जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्या बिल्डिंग के केस में आपको लॉस होता है? दोस्तों, आईटीसी के केस में जो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है वो आपको वन टाइम में एक बार में मिल जाता। पहले एक्साइज के अंदर ऐसा था कि ये 50-50 मिलता था, 50% एक साल में, 50% नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, ये अगर आप पुराने हैं और प्रैक्टिस में पुराने से है, या फिर आप एक्साइज पढ़ा हुआ हो, तो आपको ये चीज पता होगी बहुत अच्छे से कि एक्साइज के अंदर ये कंसेप्ट था कि उस केस में हमारे को जो इनको इनपुट टैक्स मिलता था, जो क्रेडिट मिलता था, वो 50-50 मिलता था कैपिटल गुड्स के केस में। रॉ मटेरियल में पूरा मिल जाता था सेम ईयर के अंदर, लेकिन उसमें 50-50 था, आधा इस साल आधा अगले साल। जीएसटी लेके आने का तो उन्होंने कहा नहीं भैया 50-50 का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत झमेला होता था यार, कौन सा किसका ले लिया 50%, किसका नहीं लिया, किसका आगे क्लेम करना, बहुत दिक्कत होती थी। जीएसटी के अंदर उन्होंने सिंपल सा कहा, जितना आपका इनपुट है, अगर आपका एलिजिबल है आप क्लेम कर लो, ब्लॉक क्रेडिट नहीं होना चाहिए, आप क्लेम कर दो। तो अगर आपने इनपुट क्लेम कर दिया तो डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। बिल्डिंग के केस, अब इसमें नुकसान भी होता है। मैंने कहा था कि, मैंने क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनना, मैंने क्वेश्चन कहा था क्या आपको आईटीसी का नुकसान हुआ? तो आईटीसी का नुकसान नहीं हो रहा है यहाँ से, अगर इसको ध्यान से समझेंगे। क्योंकि वो क्या हुआ, या तो आपको आईटीसी मिल जाता शुरू में ही, फर्स्ट ईयर में ही मिल जाता, उतने से आप कम डेप्रिसिएशन क्लेम करते, आपका जो ये वर्किंग कैपिटल बच जाती, जो आईटीसी आपको पहले ही मिल जाता, उतने का आपको टैक्स कम जमा कराना पड़ता, आपकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होती। अगर आपने लोन पे पैसा ले रखा है तो आपको फाइनेंस कॉस्ट नहीं पड़ती। बट अगर ये क्लेम नहीं होता तो आपके पास में लॉस क्या होता? लॉस भी है इसके अंदर, ऐसा नहीं है लॉस नहीं होता। लॉस क्या होता? वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होती, आपका फंडिंग जो है आपका ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आता, अगर बैंक से लोन ले रखा उसका इंटरेस्ट पड़ता। डेप्रिसिएशन आप क्लेम करते हैं तो उसके हिसाब से, अगर, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट टैक्स रेट चेंज करती रहती है, इस साल में पता चला टैक्स रेट 30% था, तो आपको टैक्स कम लगा क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर रखा था। नेक्स्ट ईयर में गवर्नमेंट ने बोल दिया भैया हम तो टैक्स रेट जो है वो ज्यादा लेंगे, तो नुकसान हो जाता आपको, है ना? तो ऐसा नहीं है, तो आईटीसी का नुकसान नहीं होता। तो बस गवर्नमेंट ने इतना सा बोला हुआ था सबसेक्शन 3 के अंदर कि आपने अगर टैक्स कंपोनेंट का डेप्रिसिएशन क्लेम कर दिया इनपुट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। है ना, क्लियर है? सबसेक्शन 3 समझ में आया? इसका डिटेल में भी आपको पढ़ाऊंगा, मैं बेयर एक्ट जरूर रीड करवाऊंगा, क्योंकि बेयर एक्ट बहुत जरूरी है, आप लोगों को पढ़ना आना चाहिए कि बेयर एक्ट कैसे रीड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अगला हम लोग जो बात करेंगे वो सबसेक्शन 4 है। सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 4 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न whichever is earlier, whichever earlier। क्या लिखा मैंने, मैं बताता हूं दोस्तों। सबसेक्शन 4 हमारा बोलता है कि अब आपका फाइनेंशियल ईयर है, अभी रिसेंटली खत्म हुआ, कौन सा? 25-26, 1/4/2025 से 31 मार्च 26 तक का जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ। बहुत से बिल ऐसे होते हैं जो आपके पास में 31 मार्च तक नहीं आ पाते। ठीक है, बिल लेट आया आपके पास में, वो जब आपने मार्च की रिटर्न भरने के लिए जा रहे थे, मार्च की, ध्यान से समझना, मार्च की जब 31 मार्च की जो रिटर्न थी, आप कब तक फाइल कर सकते हैं जीएसटी 3B? 20 अप्रैल तक। आपके पास में मार्च का बिल 20 अप्रैल तक नहीं आया। सबसेक्शन 2 की कंडीशन, पहली कंडीशन यही है कि आपके पास में इनवॉइस या डेबिट नोट होना चाहिए, वो नहीं आ पाया। गुड्स आ गए थे लेकिन वो नहीं मिल पाया। पार्टी ने फाइल भी कर दिया था 2B के अंदर, लेकिन कंडीशन पूरी नहीं थी, इनवॉइस नहीं था, इसलिए नहीं लिया। तो क्या आपका वो इनपुट खत्म हो जाएगा? आपने मार्च की रिटर्न फाइल कर दी, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, सेम फाइनेंशियल ईयर होता तो भैया हम एक बार को सोचते ठीक है कोई बात नहीं, इस बार नहीं अगली बार ले लेंगे, हम वो जीआईटी में दिखा देते हैं, अगले महीने में क्लेम कर देंगे। बट मार्च का पीरियड क्लोज हो गया, फाइल हो गई, बिल बाद में आया, आप कहेंगे अब कैसे करें? तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर आपके पास में कोई भी बिल ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, आप जब फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर कब? 31 मार्च। फाइनेंशियल ईयर हमारा यही चलता है। फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर you claim ITC, you claim ITC up to 30th November
और एनुअल रिटर्न whichever is earlier, मीन्स आपका 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तो 31 मार्च के बाद में आप अगले फाइनेंशियल ईयर के या तो 30 नवंबर तक, और या फिर आप जो फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की जो एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी घटना पहले घटित हो जाए। अगर आपने एनुअल रिटर्न पहले फाइल कर दी तो आप एनुअल रिटर्न में, और 30 नवंबर आपका पहले आ गया तो 30 नवंबर तक। अब 30 नवंबर तक आपकी रिटर्न कौन सी जा सकती है, वैसे एक्ट में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक लॉजिक के हिसाब से मैं बता रहा हूं, 30 नवंबर तक जो आपकी रिटर्न आप फाइल कर सकते हो वो अक्टूबर पीरियड की फाइल कर सकते हो। अक्टूबर पीरियड मींस आपका फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए जो अभी क्लोज हुआ वो 25-26 था, ठीक है, तो अक्टूबर 26 की जो आप रिटर्न फाइल कर रहे हो उस तक आप इस इनपुट को क्लेम कर सकते हो। ठीक है, ये मैं लॉजिक के हिसाब से बता रहा हूं क्योंकि 30 नवंबर तक की डेट दे रखी है एक्ट के अंदर, और 30 नवंबर तक आप 30 नवंबर की रिटर्न तो नहीं भर सकते क्योंकि 30 नवंबर की रिटर्न भरने के लिए जो ड्यू डेट है वो आपकी 20 दिसंबर है। 20 दिसंबर लिखी नहीं है एक्ट में, उसने लिखा है एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न आपकी वैसे 31 दिसंबर लास्ट डेट होती है, लेकिन एनुअल रिटर्न आप पहले भी तो भर सकते हो, 31 दिसंबर तो लास्ट डेट है। ठीक है, तो 30 नवंबर को आपको लॉजिकली आप अक्टूबर 2026 तक की ही रिटर्न आप फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास में कोई ऐसा बिल है जिसका इनपुट आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर में आप नहीं ले पाए, तो आप उसका इनपुट फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद में अगला जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी 30 नवंबर तक आप उसके इनपुट को क्लेम कर सकते हैं, या फिर उस पीरियड की जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी कंडीशन पहले आ जाए। ठीक है, तो अभी ये पहला केस तो ये है कि आपके पास में इनवॉइस नहीं है। दूसरा केस आप एक और बना सकते हैं कि भाई पार्टी ने फाइल ही नहीं किया था, पार्टी भूल गई, उसके ऑडिट में पता चला उसको, तो पार्टी ने वो इनवॉइस जो है वो फाइल भी कर दिया हो, मींस 30 नवंबर से पहले पहले वो इनवॉइस फाइल कर दिया हो पार्टी ने। ये जब आप 30 नवंबर पे खड़े हैं रिटर्न भरने के लिए, अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करने के लिए अक्टूबर पीरियड की, तो वो इनवॉइस आपके 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, वो आपका पार्टी ने आउटवर्ड स्टेटमेंट में फाइल कर दिया हो और आपको कम्युनिकेट कर दिया हो अंडर सेक्शन किसके अंदर, जीएसटीआर 2B में आपका कम्युनिकेट भी हो गया हो, तो आप 30 नवंबर तक आप उस इनपुट को क्लेम कर सकते हैं। ये सबसेक्शन 4 की बात करता है। मैं एक बार रीड करता हूं, देन हम अगले सबसेक्शन पे चलेंगे। इसका प्रोवाइजो भी है, मैं प्रोवाइजो और पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, ए पर्सन, a registered person shall not be entitled to input tax credit in respect of any invoice or debit note. इनवॉइस या डेबिट नोट का आप जो है इनपुट क्लेम नहीं कर सकता रजिस्टर्ड पर्सन, और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ आफ्टर द 30th डे ऑफ नवंबर, 30 नवंबर के बाद में, 30 नवंबर के बाद में वो उसको क्लेम नहीं कर सकता फॉलोइंग एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो मैंने बताया, यानी कि 31 मार्च जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ उसके बाद में जो अगला फाइनेंशियल ईयर है उसके 30 अक्टूबर तक आप 30 नवंबर तक उसे क्लेम कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस और डेबिट नोट परटेन्स और फर्निशिंग द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, या फिर आपने एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया, दोनों में से जो भी घटना पहले घटित हो जाए। यहां तक क्लियर है दोस्तों? इसके बाद में जो ये पीरियड इसने दिया था, ये जो मैंने अभी आपको बताया सब सेक्शन 4, इसका एक प्रोवाइजो है, एक प्रोवाइजो है। ये प्रोवाइजो मैं आपको बताता हूं, और आपको एक बार और एक चीज और बताता हूं मैं। ये प्रोवाइजो के चक्कर में अभी आपका क्या चल रहा है, 26 25 24 में, जब तक ये प्रोवाइजो के बाद में सबसेक्शन 5 इन्होंने इंसर्ट नहीं किया था, सबसेक्शन 5 और एक सबसेक्शन 6 आया था, दो सबसेक्शन आए थे हमारे फाइनेंस एक्ट 2024 के सेकंड पार्ट में। ठीक है, ये जब तक ये सबसेक्शन 5 नहीं आया था, इस प्रोवाइजो के चक्कर में बहुत से बंदों को नोटिस आए थे 16/4 के। अगर आप में प्रैक्टिस में बंदे हैं, या आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एज ए सीए प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आप एक एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बहुत से जो मेरे प्रोफेशनल्स भाई हैं
उन लोगों ने ये चीज नोटिस करी होगी कि डिपार्टमेंट ने भर भर के नोटिस भेजे थे सेक्शन 16(4) के, ठीक है, सेक्शन 16(4) के भर भर के नोटिस आए थे। और कंडीशन क्या थी, उसके अंदर क्या दिक्कत थी, मैं बताता हूं, और उसके बाद में प्रोवाइजो आया और वो जो सबसेक्शन 5 आया, उसके बाद में नोटिस क्लैश हो गए। इस नोटिस की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई इनकी, ठीक, समझना दोस्तों। इसका प्रोवाइजो में बोल रहा था कि जो फाइनेंशियल ईयर 17-18 था, फाइनेंशियल ईयर 2017-18, ये आप लोगों को ध्यान होगा, ये वही साल था 1 जुलाई 2017 जब ये एक्ट आया था, 1/7/2017 जब ये एक्ट आया था, जीएसटी एक्ट इंट्रोड्यूस्ड, ठीक दोस्तों। इसके प्रोवाइजो में लिखा हुआ था, जो यहाँ पे 30 नवंबर की बात कर रहा है ना अभी, इस प्रोवाइजो में इन्होंने ये बोला था फाइनेंशियल ईयर, अब इस पहले तो इस सेक्शन के हिसाब से बताना, सब सेक्शन 4 के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए अगर फाइनेंशियल ईयर 17-18, तो इसके लिए हम लोग इस सबसेक्शन के हिसाब से इनपुट कब तक क्लेम कर सकते थे, 30 नवंबर 2018 तक, ठीक। बट इस प्रोवाइजो में 30 नवंबर की बात नहीं करता। मैंने आपको बोला था ना कि इसके अंदर एक चीज पहले भी लिखी हुई थी, 30 नवंबर तो बाद में लेके आए, ये डेट पहले जो थी अर्लियर थी, ड्यू डेट ऑफ सितंबर रिटर्न ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ड्यू डेट लिखा है मैंने सितंबर रिटर्न, ध्यान से समझना, ठीक है। ये बाद में डेट लेके आया था, ये इसको बाद में हटाया गया था, ये अब तो इस टाइम पे नहीं है, ये हट चुका है, ये हटा हुआ है पहले, लेकिन ये लिखा हुआ था एक्ट पे। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए जो इन्होंने डेट दे रखी थी, उन्होंने बोला था कि सितंबर 18 होनी चाहिए, बट इन्होंने बोला कि भैया सितंबर 18 नहीं, सितंबर 18 भी क्या, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ सितंबर 18, ठीक है ना, सितंबर 18 की जो ड्यू डेट होगी रिटर्न फाइल करने की, वहां तक आप इनपुट क्लेम कर लो। लेकिन इस प्रोवाइजो में उन्होंने बोला कि इस पीरियड के लिए, फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए, इसके लिए आईटीसी कैन बी क्लेम कर सकते हैं अप टू ड्यू डेट ऑफ मार्च 2019। अब मार्च 2019 के लिए तो ऑब्वियस ही बात है, ड्यू डेट क्या बनती है आपकी, 20 अप्रैल 2019 यही बनती। अब ये फाइनेंशियल ईयर के लिए इन्होंने दे दिया था कि भैया मार्च की जो अगर पीरियड है, मार्च का, ये जो सितंबर 2017-18 के लिए जो आपके लिए था कि आप इनपुट जो है, अगर मार्च की जो ड्यू डेट है आपकी रिटर्न की, आप वहां तक उसका इनपुट क्लेम कर सकते हो, वहां तक आप इसका इनपुट क्लेम कर सकते हो। मैं एक बार प्रोवाइजर रीड करता हूं, मैं फिर आपको समझ में आया। फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए जो ड्यू डेट थी इनपुट क्लेम करने की फाइनेंशियल ईयर की, मतलब मार्च का जो 18 का अगर कोई इनपुट था, 17-18 का कोई इनपुट था, वो आप मार्च 2019 की जो रिटर्न आप फाइल करते हैं 3B, यानी कि 20 अप्रैल 2019 तक, तब तक आप उसका इनपुट क्लेम कर सकते थे, सितंबर 2018 के बजाय। मैं रीड करता हूं पहले प्रोवाइजो, फिर आपको समझ में आ जाएगा ये चीज। प्रोवाइडेड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट, provided that the input tax provided that the registered person shall be entitled to take input tax credit after the due date of furnishing of the return under section 39। section 39 आपकी बात क्या करता है, section 39 मैंने बार बार बता रहा हूं आपको, section 39 आपकी बात करता है GSTR 3B की, ठीक है। जो section 39 में जो आप रिटर्न फाइल करनी है, उसकी जो ड्यू डेट है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 18, सितंबर 18 जो मैंने बताया, यानी कि इसकी जो ड्यू डेट है आपकी
सेक्शन 13(9) के हिसाब से यानी जीएसटीआर 3B की जो ड्यू डेट है उसके बजाय कब तक आप क्लेम कर सकते हो? इनपुट टैक्स कैन बी क्लेम बाय द रजिस्टर्ड पर्सन till the due date of furnishing of the return under section for the said month of March 2019. मीन्स सितंबर 18 की जगह पे, इस सितंबर 18 की जगह पे, इसकी जगह पे ये पीरियड क्या कर दिया था इन्होंने? मार्च 2019. ठीक, till the due date of furnishing of the return under said section for the month of 2019 in respect of any invoice or invoice relating to such debit note, invoice या debit note for supply of goods or service or may or both made during the financial year 17-18. मीन्स 17-18 के लिए अगर कोई इनवॉइस या डेबिट नोट था तो उसका इनपुट आप कब तक क्लेम कर सकते थे? मार्च 2019 तक की रिटर्न में आप क्लेम कर सकते थे, प्रोवाइडेड, सेम मैं वही कंडीशन बोल रहा हूं, कि वो बिल या डेबिट नोट सप्लायर ने आउटवर्ड स्टेटमेंट में फाइल कर दिया हो. ठीक है, The detail of which have been uploaded by the supplier under subsection 1 of section 37, यानी कि GSTR 1 में उसने फाइल कर दिया हो, till the due date of furnishing the detail under subsection 1 of the said subsection of section March 2019, यानी कि मार्च 2019 की जो रिटर्न है, मार्च 2019 की जो GSTR 1 अगर वो फाइल कर रहा था उसके अंदर भी अगर उसने वो बिल को फाइल कर दिया 17-18 वाले को, तो पार्टी जो रजिस्टर्ड पार्टी है सामने वाली रिसिपिएंट है वो उसका इनपुट क्लेम कर सकता है. ये दोस्तों इसका एक प्रोवाइजो था. समझ में आया? अब ये प्रोवाइजो होने के बाद में मैंने बोला था ना कि एक सबसेक्शन 5 लेके आए थे. अब मैं इसको रब कर दूं या नहीं रहने देता हूं? नहीं, हाँ रहने देते इसको, आपको तभी समझ में आएगा. सबसेक्शन 5 लेके आए थे. अब लेके आए फाइनेंस एक्ट 2024 पार्ट 2 जब आया था इसका इलेक्शन के बाद में, उसमें लेके आए थे ये. ठीक है, एक्ट बाद में बना था, ये फाइनेंस एक्ट में ले आए थे इसको. जो स्पीच आई थी बजट स्पीच में आ गया था, उसके बाद में एक्ट बन गया, देन ये नोटिफाई हो गया आपका. इसमें लिखा हुआ था नॉट विथस्टैंडिंग, जो मैंने बोला ना सेक्शन 4 में नोटिस आ रहे थे, वो पीरियड 17-18 का नहीं था, वो आगे के पीरियड था. 17-18 के बाद में 18-19, 19-20, 20-21, 20-21 और शायद 21-22 भी कवर था. नहीं, 20-21 तक था, 3 साल, 18-19, 19-20 और 20-21. बहुत भर के नोटिस आए थे. आप में से जो भी प्रैक्टिस में सीए होंगे या जो एडवोकेट्स होंगे उनको ये पता होगा, ये चीज उन्होंने फेस करी होगी. कुलाचार में बहुत नोटिस आए थे इसके, क्योंकि मैंने भी इस पे बहुत रिसर्च करी थी. मेरे पास भी एक केस आया था तो मैंने उसके लिए बहुत डिटेल में पढ़ा था उसमें, लेकिन वो सामने वाली पार्टी नहीं समझने को तैयार थी. वो अलग केस है कि भाई उनको समझ में ही नहीं आ रहा था उनका एडवोकेट कैसा था कि क्या क्या नहीं सकते. इसके अंदर बहुत सारे नोटिस आए थे. ये सेक्शन जैसे ही आया वो नोटिस क्रैश हो गए थे. अब मैं बताता हूँ हुआ क्या इसके अंदर. गवर्नमेंट ने बोल दिया नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, इन सेक्शन नहीं, इन कंटेन्ड इन सबसेक्शन 4. मींस सबसेक्शन 4 में जो मर्जी लिखा हो, सबसेक्शन 4 में जो मर्जी लिखा हो. वो बोल रहा है 30 नवंबर, अब 18-19 होता तो 30 नवंबर 19 तक, 19-20 होता तो 30 नवंबर 20 तक, और 20-21 होता तो 30 नवंबर 21 तक ड्यू डेट मिलती है आपको इनपुट क्लेम करने की. ठीक, गवर्नमेंट ने बोला क्योंकि अगर इसके हिसाब से चलते तो वो पीरियड उनका हिसाब से खत्म हो जाता. गवर्नमेंट ने सबसेक्शन 5 में बोला नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 4. सबसेक्शन 4 में जो मर्जी लिखा हो कोई मतलब नहीं है. ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ पर्टेनिंग टू द फाइनेंशियल ईयर, नॉट withstanding बाकी एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 4. सबसेक्शन 4 में कुछ भी लिखा हो कोई मतलब नहीं हमें. एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 4 द इनवॉइस और डेबिट नोट pertaining to the financial year, the in respect of invoice or debit note supply for the goods or service or both pertaining to the financial year, pertaining to financial year 2017-18, 2018-19, 2019-20 और
20-21 था इसमें, 19-20 तक ही कवर होगा, नहीं 20-21 भी था, 2020-21। नोटिस कौन से पीरियड के लिए आए थे? ये 2 पीरियड के लिए। ये वाला तो नॉर्मली हो गए होंगे, लेकिन ये भी कवर हो सकते हैं इसके अंदर। नोटिस आए थे आपके इन 3 पीरियड के लिए मैक्सिमम, जो ज्यादातर नोटिस थे। क्या बोला गवर्नमेंट ने? एनीथिंग नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 4, एनी इनवॉइस, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इनवॉइस और डेबिट नोट पर्टेनिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 2017, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21, the registered person shall be entitled, the registered person shall be entitled to claim ITC up to claim ITC up to 31st March 2021. बात खत्म। Tax credit and return under section 39 which is filed up to 30th November 2021 means 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 का अगर कोई भी इनवॉइस या डेबिट नोट है जिससे आपको इनपुट लेना है, अगर आपने वो सेक्शन 39 के अंदर 30 नवंबर 2021 तक भी फाइल किया और आपने उसको क्लेम कर लिया, आप उसके लिए एलिजिबल हो, आप उसका इनपुट क्लेम कर सकते हो। और जैसे ही अमेंडमेंट लेके आए एक्ट के अंदर, जितने नोटिस पूरे पीछे आए हुए थे 16/4 के सारे वो क्या करा उन्होंने, वो रेट्रोस्पेक्टिवली लिया है इसको, ठीक है। वो जैसे ही रेट्रोस्पेक्टिवली इसको लेके आए वैसे ही ये सब कुछ क्वैश हो गए पीछे के ऑर्डर। ये था दोस्तों सब सेक्शन 5 मींस 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21 4 साल के लिए। अगर अभी भी आपके पास में, क्योंकि अगर ऑडिट वगैरह होता है, क्योंकि अभी ऑडिट का उसका टाइम पीरियड नहीं गया, इनके पीछे के शायद 1 या 2 साल के चले गए होंगे, ये पीरियड अभी शायद कवर नहीं हुए होंगे। अगर कोई ऑडिट आता है, डिपार्टमेंट अगर क्वेरी करता है, तो उस केस में आप इससे बच सकते हैं। अगर कोई वो बोलता है कि आपने इनपुट लेट क्लेम किया, तो सबसेक्शन 5 ये बोलता है कि इस पीरियड के लिए अगर आपने इनपुट 30 नवंबर 2021 तक भी अगर आपने क्लेम कर लिया, यानी कि अक्टूबर 2021 की जो रिटर्न गई होगी, आपने अगर उसके अंदर भी इनका इनपुट क्लेम कर दिया, तो आप उसके लिए एलिजिबल थे। इस सबसेक्शन के हिसाब से आप उसको इनपुट क्लेम कर सकते थे। यहां तक समझ में आ गया सबसेक्शन 5? ठीक है दोस्तों, अब सबसेक्शन 5 के बाद में एक लास्ट सबसेक्शन इसका और बचता है, देन हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे आपसे इसके जो रूल्स होंगे उसके अंदर। रूल्स शुरू करेंगे हम लोग सेक्शन 16 से रिलेटेड, सॉरी। इसके बाद में हम लोग इसके रूल्स, और बट दोस्तों अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हो, एक्ट आपको समझ में आ रहा हो, मेरी लैंग्वेज अगर आपको ठीक लग रही है, अगर कहीं गलती हो तो आप प्लीज मेरे को जरूर कमेंट करके बताएं, और कहीं अगर मैं सुधार कर सकता हूं तो वो भी मुझे बताइए प्लीज कमेंट करके, ताकि मैं आगे से उस गलती को दोहराऊं ना, अगर कुछ इसमें दिक्कत लग रही हो आपको। और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे अगर आपको ये चीजें अच्छी लग रही हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी आपके अगर सीए इंटर के कोई बच्चे वगैरह हैं, तो इंटर के या फाइनल के, उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी ये चीजें समझ में आ जाए। दोस्तों सबसेक्शन 6 के अंदर बात करता है वो कैंसिलेशन एंड रिवोकेशन की। कैंसिल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रिवोक ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये भी अमेंडमेंट थी दोस्तों, अमेंडमेंट के थ्रू आया था, ठीक है। सबसेक्शन 6, आपको दोस्तों पता होगा कि जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद में आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, और जब आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे तो जो भी बिल आपके पास में आ रहे हैं, आप उनका इनपुट भी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज आपको पता होगी कि जब भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो आप उसका इनपुट क्लेम नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक ना हो जाए। पहले ऐसा था कि रिवोक होने के बाद में भी आप इनपुट क्लेम नहीं कर पाते थे,
कैंसिल हुआ, आपने फाइट करी, डिपार्टमेंट से अपना रिवोकेशन ऑर्डर ले लिया, आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो गया दोबारा से, बट डिपार्टमेंट ये बोल देता था कि भाई आपने कोई बात नहीं, आपका चालू हो गया, हम पीछे का इनपुट आपको नहीं देंगे, ठीक है, पीछे का इनपुट नहीं देंगे। पहले तो सबसेक्शन 4 तक खत्म हो जाता था, ये जब अमेंडमेंट आई सबसेक्शन 6 की तो उसमें उसने बोल दिया, मैं पहले पढ़ के बताता हूं फिर मैं आपको समझाऊंगा। उसने बोला वेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन इज कैंसिल अंडर सेक्शन 39, लिखता जाता हूं, कैंसिल ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 29, सेक्शन 29 में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, एंड सब्सिक्वेंटली द कैंसिल ऑफ रजिस्ट्रेशन इज रिवोक्ड बाय एनी ऑर्डर, और ये कैंसिल रजिस्ट्रेशन जो रिवोक हो गया, रिवोक बाय एनी ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या है आपका, एपिलेट ट्रिब्यूनल का भी हो सकता है, कोर्ट से भी आ सकता है, डिपार्टमेंट खुद भी दे सकता है, आइदर अंडर सेक्शन 30 और परसुएंट टू एनी ऑर्डर बाय द एपिलेट अथॉरिटी और एपिलेट ट्रिब्यूनल और कोर्ट। मींस ये रिवोकेशन ऑर्डर आया या तो सेक्शन 30 में, सेक्शन 30 में, या फिर एपिलेट ट्रिब्यूनल का आया, एपिलेट अथॉरिटी का आया, या कोर्ट का आया, एटी एपिलेट ट्रिब्यूनल, एपिलेट अथॉरिटी या कोर्ट, या इनका कोई ऑर्डर आ गया। And where availment of input tax credit in respect of an invoice or debit note which was not restricted under subsection 4, and where the availment of input tax credit in respect of any invoice or debit note was not restricted under subsection 4, और subsection 4 में वो restrict नहीं था, मीन्स आप इनपुट क्लेम कर सकते थे, मीन्स अभी 30 नवंबर की डेट नहीं निकली थी, ध्यान रखना, ये लिखा हुआ है 30 नवंबर की डेट नहीं निकली होनी चाहिए, सबसेक्शन 4 की बात कर रहा है वो। एंड the input tax credit in respect of an invoice or debit note was not restricted under subsection 4 on the date of order of cancellation of registration. Date of order of cancellation of registration, the said person shall be entitled to take input tax credit in respect of such invoice or debit note or goods or service or both in a return under section 39. Not restricted under subsection 4 on the date of order of cancellation of registration, means सबसेक्शन 4 के अंदर आपका टाइम पीरियड नहीं निकला था जब आपका कैंसिलेशन ऑर्डर आया, जब आपका कैंसिल का ऑर्डर आया, कैंसिल ऑर्डर आया, तब तक आपका सबसेक्शन 4 का टाइम पीरियड नहीं निकला था, मींस आप सबसेक्शन 4 के अंदर एलिजिबल थे, आप इनपुट क्लेम कर सकते थे जब ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन आया। The said person shall be entitled to take input tax credit of such invoice or debit note or service or both under section 39, means GSTR 3B में वो आईटीसी क्लेम कर सकता है, आईटीसी क्लेम कर सकता है फाइल अप टू 30th day of November of the following financial year to which such invoice or debit note pertains or furnishing the relevant annual return whichever is earlier, पहला, या फिर for the period from the date of cancellation of registration or the effective date of cancellation of registration as the case may be till the date of order of revocation of cancellation of registration, where such return is filed within 30 days from the date of revocation of cancellation whichever is from the date of this earlier from the date of order of revocation of cancellation whichever is later। क्या बोला उसने बोला, अब समझिएगा तुम्हारा, मैं आप बताता हूं, मैंने रीड कर दिया है, मैं आपको समझा देता हूं। आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ अंडर सेक्शन 29 में, रजिस्ट्रेशन रिवोक हो गया, फिर से आपको मिल गया, इसमें या तो सेक्शन 30 के ऑर्डर के हिसाब से मिला, या फिर एपिलेट ट्रिब्यूनल, एपिलेट अथॉरिटी, या फिर कोर्ट का कोई ऑर्डर आया और आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक हो गया, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन वापस मिल गया। जब आपका कैंसिल ऑर्डर आया था, जब आपका कैंसिलेशन का ऑर्डर आया था, तब तक आप सबसेक्शन 4 में एलिजिबल थे इनपुट क्लेम करने के लिए, यानी कि जीएसटीआर 3B आप फाइल करते ही आईटीसी क्लेम कर सकते थे सबसेक्शन 4 में। जब आपका ऑर्डर आया था कैंसिल का, उससे पहले आप एलिजिबल थे, जैसे ही ऑर्डर आया, अब आप ऑर्डर आते ही आप क्या होंगे, आप क्लेम नहीं कर सकते आईटीसी। तो उसमें उसने ये बोला कि अगर उसने सेक्शन 39 के अंदर अगर 30 नवंबर तक वो फाइल कर दे, वही जो सेम कंडीशन थी 30th नवंबर तक वो फाइल कर दे, और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, और एनुअल रिटर्न
ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, या तो वो उसमें फाइल कर दे, या फिर जब डेट ऑफ कैंसिलेशन हुआ, फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का, कैंसिलेशन का जो इफेक्टिव डेट था, या जब ऑर्डर कैंसिलेशन ऑर्डर आया वहां से, as the case may be, till the order of revocation of cancellation of registration when such return is filed. यहां से जब रिवोक का ऑर्डर आया, रिवोक का जब ऑर्डर आया, रिवोक ऑर्डर तक, रिवोक ऑर्डर से 30 डेज के अंदर, अंदर वो अपनी रिटर्न को फाइल कर दे, सारी की सारी जितनी भी थी, ऑल रिटर्न, सारी रिटर्न वो अपनी फाइल कर दे, तो भी वो एलिजिबल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन होने के बाद में भी उसको इनपुट मिल जाएगा। अगर रिवोकेशन का ऑर्डर आ गया और रिवोकेशन ऑर्डर के बाद में 30 दिन के अंदर अंदर वो अपनी सारी की सारी रिटर्न फाइल कर दे, तो भी उसको आईटीसी मिल जाएगा। तो सेक्शन 16 के अंदर दोस्तों मैंने जो आपको बताया, टोटल सबसेक्शन 6 है। पहला सबसेक्शन हमारा बात करता है कंडीशंस की, कि कौन कौन बंदा कैसे एलिजिबल होगा। ईसीएल में आना चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, सप्लाई ऑफ गुड्स होनी चाहिए, सप्लाई ऑफ सर्विस होना चाहिए, उस पर टैक्स होना चाहिए, और वो जो भी गुड्स या सर्विस ले रहा है वो अपने बिजनेस के अंदर उसे इस्तेमाल करेगा अपना फर्दर बिजनेस करने के लिए। सबसेक्शन 2 हमारी बात करता है जिसमें वो बोलता है कंडीशंस है, क्या क्या कंडीशंस है। पहला, आपके इनवॉइस या डेबिट नोट होना चाहिए, पार्टी ने उसे आउटपुट सप्लाई के थ्रू से फाइल कर रखा हो और कम्युनिकेट कर दिया हो आपको, यानी कि सामने वाली पार्टी ने जीएसटीआर 1 फाइल किया है, आपके जीएसटीआर 2 में दिख रहा है, गुड्स या सर्विस आपको रिसीव हो गई है, उसके बाद में सामने वाली पार्टी ने टैक्स पे कर दिया है और आपने अपनी जीएसटीआर 3 भी फाइल कर दी। सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 3 जो हमारा बात करता है, सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि जो भी गुड्स है हमारे पास में, सेक्शन 3 मींस अगर कोई भी कैपिटल गुड्स है या प्लांट एंड मशीनरी है जिसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से उसके टैक्स के ऊपर, तो आप आईटीसी उसका क्लेम नहीं कर सकते। सबसेक्शन 4 हमारा जो बात करता है वो ये बोलता है कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, फाइनेंशियल ईयर को क्लोज होने के बाद में अगले फाइनेंशियल ईयर की 30 नवंबर तक भी आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं। सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 5 बात करता था, वो हमारा आया था स्पेसिफिक पीरियड के लिए 2017, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21 का। अगर कोई आईटीसी आप 30 नवंबर 2021 तक भी क्लेम करते हैं तो आप उसको इनपुट को क्लेम कर सकते हैं। सबसेक्शन 6 जो हमारा है वो बात करता है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया और कैंसिलेशन होने के बाद में फिर से उसको रिवोक कर दिया गया है और आप उस टाइम पे सबसेक्शन 4 में एलिजिबल थे, तो आप सबसेक्शन 4 के हिसाब से अपना क्लेम कर लीजिए, या एनुअल रिटर्न विचएवर इज अर्लियर, या फिर जब आपका रिवोक ऑर्डर आ गया, रिवोक ऑर्डर आने के 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी रिटर्न फाइल करके इनपुट क्लेम कर सकते हैं। इसके प्रोवाइजो है, अगर आपके लॉट्स में गुड्स आ रहे हैं तो लॉट जब फाइनल लॉट मिल जाएगा तब आपको इनपुट क्लेम करना है। अगर आपने 180 दिन के अंदर पार्टी को पेमेंट नहीं करी तो आपको इनपुट, आपको टैक्स जो है, आप इनपुट टैक्स उसको इंटरेस्ट के साथ में रिवर्स करना है, और जब आप उसकी एक्चुअल पेमेंट करेंगे तब आप उसको क्लेम कर सकते हैं। एक प्रोवाइजो इसका ये था, और एक प्रोवाइजो इसका था वो था हमारा 2017-18 से रिलेटेड। इसके अंदर उसने बोलता कि उसके लिए जो 2017-18 का पीरियड सितंबर 18 था उसको बढ़ा करके 30 नवंबर 2019 कर दिया, 30 नवंबर कह रहा हूं, मार्च 2019 की जो ड्यू डेट होती है रिटर्न फाइल करने की, वहां तक आप इनपुट क्लेम कर सकते थे। ये हमारा सेक्शन नंबर 16 बात करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है दोस्तों। मैं इसका एक बार आपको फटाफट से जो मैंने अभी बताया है उसका लीगल एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ वो मैं आपको पढ़ा देता हूं, देन हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। होप ये आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा अभी, अब दिखेगा, ये अब आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैं फटाफट से रीड कर देता हूं, प्रोवाइजो के साथ में हम लोग चलते हैं। ये प्रोवाइजो है हमारा सबसे पहला, दिख रहा है आपको, ये है हमारा प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट where the goods against an invoice or received in lots or installment, the registered person shall be entitled to take input tax credit upon receipt of the last lot of installment। जो मैंने आपको बताया आखिरी इंस्टॉलमेंट मिलेगी तभी आप उसका इनपुट क्लेम कर सकते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट अगर रिसिपिएंट ने जो फेल्स कर दिया, रिसिपिएंट फेल्स टू पे टू द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ अदर देन द सप्लाईज ऑन व्हिच टैक्स इज पेबल ऑन आरसीएम बेसिस, अगर आरसीएम बेसिस के अलावा अगर कोई ऐसा अमाउंट है इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो कि सप्लायर ने पे नहीं किया अपनी सामने वाली पार्टी को, तो जो अमाउंट टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ सप्लाई अलोंग विद टैक्स पेबल जो था विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर
एन अमाउंट इक्वल टू द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल, जितना आईटीसी उसने अवेल किया उसको रिसिपिएंट को रिवर्स करना है, शैल बी पेड अलोंग विद हिम इंटरेस्ट इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो पे करने का मतलब है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर फर्दर उसने बोला प्रोवाइडेड आल्सो दैट द रिसिपिएंट शैल बी एंटाइटल्ड टू अवेल ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द पेमेंट मेड बाय हिम। जैसे ही वो पेमेंट फर्दर करेगा देन वो उसके इनपुट को क्लेम कर सकता है। द वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाई वाज अलोंग विद द इंटरेस्ट टैक्स और अलोंग विद द टैक्स पेबल, ये नहीं कि सिर्फ टैक्सेबल अमाउंट, पूरा अमाउंट उसने पे कर दिया हो सप्लायर को। उसके बाद में सबसेक्शन 3 है दोस्तों। सबसेक्शन 3 क्या बात कर रहा है, वेयर द इनपुट टैक्स वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम डेप्रिसिएशन, अगर डेप्रिसिएशन क्लेम कर दिया टैक्स कंपोनेंट का of the capital of the cost of the capital goods or the plant and machinery under provision of income tax act 1961, then ITC आप उसका क्लेम नहीं कर सकते, then the ITC on the said tax component shall not be allowed। ठीक है। उसके बाद में अगला सबसेक्शन 4 बोल रहा है रजिस्टर्ड पर्सन shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or service or both after the 30th November। मतलब जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था फॉर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर to which such invoice or debit note pertains or furnishing to the relevant annual return whichever is earlier। यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर का 25-26 की जो रिटर्न जानी है एनुअल रिटर्न या फिर 30 नवंबर whichever is earlier के अंदर आप उसके इनपुट को क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद में अगला प्रोवाइजो बात करता है वही सितंबर 18 की बात कर रहा था, प्रोवाइडेड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न under section 39 for the month of September 18 till the due date of furnishing of the return of the said section for the month of March 2019। 2018 की जगह पे सितंबर 18 की जगह पे मार्च 2019 उसने कर दिया था इस पीरियड को, और वहां तक अगर उसने पे किया है तो वो उसको क्लेम कर सकता है। एनी इनवॉइस रिलेटिंग टू द डेबिट नोट और सर्विस और बोथ मेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 द डिटेल्स ऑफ व्हिच हैव बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37 में, और सप्लायर ने जो आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर भी आउटवर्ड स्टेटमेंट के अंदर भी उसको फाइल कर दिया हो मार्च 2019 की रिटर्न के अंदर। उसके बाद में जो है हमारा सबसेक्शन 5 आया था जो अमेंडमेंट के थ्रू आया था, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 4 की 30 नवंबर की डेट यहाँ पे लागू नहीं होगी। कौन से पीरियड के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ पर्टेनिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 2017-18, 18-19, 19-20, 20-21 the registered person shall be entitled to take input tax credit in any return under section 39 which is filed up to 30th November 2021। बात खत्म हो गई। 31 मार्च 2021 तक अगर उसने कोई जीएसटीआर 3B फाइल करा उसके अंदर अगर उसने 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 का कोई इनपुट क्लेम कर दिया तो वो उसके लिए एलिजिबल है और वो उसको क्लेम कर सकता है। उसके बाद में दोस्तों सबसेक्शन 6 है जो कि हमारा कैंसिलेशन की बात कर रहा है। वेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन इज कैंसिल अंडर सेक्शन 29। सेक्शन 29 में अगर कोई रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया किसी रजिस्टर्ड पर्सन का एंड सब्सिक्वेंटली जो कैंसिलेशन है रजिस्ट्रेशन का वो रिवोक कर दिया गया किसी ऑर्डर के द्वारा, आइदर अंडर सेक्शन 30 में आ गया ऑर्डर या फिर और पर्सन टू एनी ऑर्डर मेड बाय द एपीलेट अथॉरिटी ने दिया, एपीलेट ट्रिब्यूनल ने दिया या कोर्ट ने दिया, एंड वेयर अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इनवॉइस और डेबिट नोट वाज नॉट रेस्ट्रिक्टेड अंडर सबसेक्शन 4 ट्रिब्यूनल, और जो अवेलमेंट है इनपुट टैक्स क्रेडिट का वो किसी भी इनवॉइस या डेबिट नोट का वो रेस्ट्रिक्ट नहीं था सबसेक्शन 4 के अंदर ऑन द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब आपका कैंसिलेशन का रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का जब ऑर्डर आया उस टाइम पे आपका सबसेक्शन 4 के अंदर वो आप इनपुट क्लेम कर सकते थे। The said person shall be entitled to take input tax credit of such invoice or debit note or goods or both in return under section 39। तो सेक्शन जीएसटीआर 3B जो फाइल करेगा उसके अंदर वो उसको क्लेम कर सकता है। फाइल अप टू 30th नवंबर या तो पहला 30 नवंबर तक उसे फाइल कर दो फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस और डेबिट नोट परटेन्स और फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। पहली कंडीशन या तो 30 नवंबर तक फाइल कर दे पहला, या फिर उसने और की कंडीशन दी है और है तो और का मतलब उसने आगे बोला है या फिर फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज द केस मे बी टिल द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन where such return is filed within 30 days from the date of revocation of the order of cancellation of registration whichever is later। means अगर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था और कैंसिलेशन होने के बाद में जब ऑर्डर आया तो जब उसका ऑर्डर आया रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का, ठीक है, जब उसका ऑर्डर आया रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का ऑर्डर आने के बाद में जब रिवोक हुआ तो कैंसिलेशन पीरियड से लेकर रिवोकेशन पीरियड तक जो रेस्ट्रिक्शन पीरियड था उसकी रिटर्न अगर वो विद इन 30 डेज जब ऑर्डर रिवोक हुआ रिवोकेशन का ऑर्डर आया जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन चालू हुआ उस ऑर्डर के आने के 30 दिन के अंदर अगर वो रिटर्न फाइल कर देता वो उसका इनपुट क्लेम कर सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा सेक्शन नंबर 16। इससे रिलेटेड रूल्स हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। होप आप लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे वो मुझे नहीं पता, पर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ये वीडियो को पूरा देखें
और इसका दोनों पार्ट देखें, आपको डिटेल में सेक्शन 16 समझ में आ जाएगा। अब हम इसके रूल्स की अगली क्लास के अंदर बात करेंगे। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाएं। मैं आपके लिए ऐसी अपडेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूं जो भी हमारी टैक्स से रिलेटेड होती है, प्लस कोई भी अमेंडमेंट आती है तो मैं आपको बताता हूं। मैं सीए दिनेश मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।